मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम सेकंड ईयर में आपको पाठ्यक्रम में जो किताब है ज्ञानता, इसमें एक पाठ है, आपको कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ये एक कहानी है, बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। यानी मेरे भाई जो थे, बड़े भाई जो थे, वो मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। यानी 3 क्लास वो सिर्फ, अब वो 5 साल बड़े थे लेकिन 3 क्लास वो आगे थे। उन्होंने भी तभी पढ़ाई शुरू की जब इन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। यानी शिक्षा जैसे जो महत्व की जो चीज़ है, शिक्षा जो है, उसमें वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। यानी शिक्षा की जो बुनियाद है वो बहुत अच्छी से और बहुत मजबूती से वो डालना, अपने जीवन में डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। यानी अगर शिक्षा की नींव ही अच्छी रही, उसकी बुनियाद ही मजबूत अगर रही, तो आगे की पढ़ाई अच्छी होंगी। उस पर आलीशान महल वो तैयार कर सकते हैं, यानी आगे वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। यानी 1 साल में जो काम होता था उसको अक्सर वो 2 साल में पूरा किया करते थे। 1 साल में वो 1 क्लास से आगे नहीं जाते थे। 1 क्लास से आगे जाने के लिए उनको 2 साल लगते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। कभी कभी 1 क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए उनको 3 साल भी लग जाया करते थे। बुनियाद भी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। यानी बुनियाद ही अगर पक्का नहीं रहेगा तो मकान कैसे मजबूत रहेगा। बुनियाद यानी नीचे का, घर का जो हम पहिया बोलते हैं ना, वो तो प्रारंभिक शिक्षा अगर अच्छी नहीं रहेंगी तो हम ऊंची पढ़ाई कैसे करेंगे। ऐसा प्रारंभिक, मैं छोटा था वह बड़े थे। यानी मैं छोटा था घर में, वो मुझसे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। यानी मेरी उम्र जो है वो 9 साल की थी, मेरी आयु 9 साल की है, और उनकी आयु, मेरे बड़े भाई साहब की आयु कितनी है, 14 साल की है। उन्हें मेरी तस्बीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। यानी अब वो मुझसे बड़े थे तो वो मुझ पर बराबर निगरानी किया करते थे, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। यानी मेरी शालीनता मतलब मेरा कर्तव्य ये था कि वो जो बोलेंगे मैं उनके हुक्म की तालीम किया करूं। यानी उनका उनका हुक्म मानूं, उनका जो कहना है वो मुझे मानना ही पड़ता था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। यानी वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, वो पढ़ाई वगैरह वो किया करते थे, उनका स्वभाव वैसा था। हरदम किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। यानी हमेशा वो अपनी किताब के हाशियों पर, यानी कवर पेज पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर यानी चित्र उसके वो बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी तो वो एक ही नाम या कोई शब्द या फिर वाक्य जो है वो 10-20 बार वो लिख लिया करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। तो कभी कभी वो ऐसे वाक्य लिख डालते कि जिसका कोई आपस में कोई भेद नहीं होता था, आपस में कोई मेल मिलाप नहीं होता था, उसका कोई अर्थ नहीं होता था। बिना अर्थ के वो ऐसे 1-2 लाइन लिख लिया करते थे। मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम 1 घंटे तक
इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। यानी एक बार छोटे भाई ने उनकी कॉपी देखी, मतलब पुस्तक बुक देखी, तो उसके जो पन्ने थे उन पन्नों पर ये शब्द लिखे थे जो मैंने अभी यहाँ पर पढ़े हैं। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का एक चेहरे की आकृति वहाँ पर बनी हुई थी। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। यानी छोटे भाई ने उस कॉपी में ये जो शब्द है ये पढ़कर और उस आदमी का चेहरा देखकर उन्होंने इसको जोड़ने की, इसका अर्थ समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। उनको उसका कोई अर्थ उनको मालूम नहीं पड़ा और उनसे पूछने का साहस न हुआ, और उनसे पूछने का साहस भी नहीं हुआ, हिम्मत भी नहीं हुई इनकी, क्योंकि वो बड़े थे। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। यानी वो 9वीं क्लास में थे और छोटे भाई जो है वो 5वीं कक्षा में थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। यानी उनकी जो रचनाएं थी उनको समझने के लिए छोटे भाई की, अब कैसा है वो, ये छोटे है और वो बड़े हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसा होता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था और छोटे भाई का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। यानी ये कभी भी 1 घंटा भी वो किताब लेकर पढ़ने लिखने में नहीं बैठते थे। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। यानी जैसे ही इनको मौका मिलता वैसे ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने के लिए आ जाया करते थे। और कभी कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार और उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। यानी किताब लेकर ये कमरे में पढ़ते रहे ऐसा तो वो करते ही नहीं थे। जैसे ही उनको मौका मिला कि वैसे ही वो रूम के बाहर निकलकर मैदान में आ जाया करते थे और वहाँ पर आकर फिर कभी कंकरियाँ उछालना, यानी पत्थर उछालना, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाना, कागज़ के वो जो एरोप्लेन बनाते, तितलियाँ बनाते, ऐसी वो फेंक फेंक कर उसको उड़ाना। और कहीं कोई साथी अगर उनको मिल गया, कोई दोस्त अगर उनको मिल गया तो फिर पूछना ही क्या, कभी चारदीवारी पर मतलब दीवार पर चढ़कर नीचे छलांग मारना, कूदना, कभी फाटक पर सवार होकर, मतलब जो फाटक आगे पीछे ऐसा खुलता है तो उसके ऊपर चढ़कर उस पर आगे पीछे होकर मोटर कार का आनंद लेना। इस प्रकार के खेल, इस प्रकार की मस्ती वो किया करते थे। लेकिन जैसे ही खेल कूद कर वो कमरे में आते तो बड़े भाई का रौद्र रूप देखकर उनके प्राण सूख जाया करते थे। मतलब वो बहुत डर जाया करते थे, क्योंकि उनके बड़े भाई बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते थे। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे। जैसे ही ये कमरे में गए उनका पहला सवाल ये होता कि तुम कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इस ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। हमेशा बड़े भाई साहब जो है उनको ये ऐसा ही सवाल ऐसे ही ध्वनि में, मतलब जोर से गुस्से में वो उनको पूछ लिया करते थे कि भाई कहाँ थे, अब तक कहाँ थे। और उनके सवाल का ये जवाब क्या देते थे, मौन रहते थे, ये हमेशा चुपचाप खड़े रहते थे। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। यानी इनके मुंह से ये बात कभी नहीं निकली, ये शब्द कभी नहीं निकले कि मैं जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष के मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। यानी उनकी जो मौन धारणा जो थी वही उनका जवाब रहता था कि मैंने जो अपराध किया है वो अपराध मुझे स्वीकार है। और फिर बड़े भाई साहब के पास में स्नेह यानी प्रेम और रोष और क्रोध के सिवा, इनके मिले जुले शब्दों के सिवा इनके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था।
इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐसा गहरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यानी इस तरह से अगर तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलना कभी आएंगी नहीं। अगर अंग्रेजी इतनी आसान होती और आसानी से अगर सीख लेते लोग तो कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा इसको पढ़ लेता, सीख लेता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। यानी वो बोलते हैं कि भाई यहाँ रात दिन हमारी आंखें फोड़नी पड़ती है, आंखें फोड़ फोड़ कर उसको पढ़नी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और खून जलाना पड़ता है, तब जाकर हम अंग्रेजी को सीख सकते हैं। ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। यानी और आती क्या है? ये कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम इतने घोगा हो कि मुझे देखकर ही सबक नहीं लेते। घोगा ने वो गोगल गाय नहीं थी, वो धीरे 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 मध्यम गति से वो चलती रहती है। उस प्रकार से भाई तुम इतने घोगा हो कि कम से कम मुझे देखकर तो तुम सीख लिया करो, ऐसा वो बोलते हैं। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। यानी मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना श्रम करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। अगर तुमने नहीं देखा है अभी तक के तो ये तुम्हारे आंखों का और तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? यानी यहाँ पर इतने मेले होते हैं, इतने तमाशे होते हैं, क्या तुमने कभी मुझे देखा है कि मैं मेला देखने गया हूँगा या मैं तमाशा देखने गया हूँगा? नहीं। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं और रोज़ हॉकी के और क्रिकेट के मैच भी होते हैं। मैं पास नहीं फटकता, यानी मैं उनके पास भी नहीं जाता। हमेशा पढ़ता रहता हूँ और हमेशा पढ़ाई करते रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ और उसमें भी मैं एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, हाँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम योग खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, कहीं खेल तमाशा देखने नहीं जाता और कभी मैं क्रिकेट और हॉकी की मैच देखने नहीं जाता, और तुम ये कैसे सोच लेते हो कि तुम खेल कूद कर ये क्लास पास हो जाओगे? ये तुम कैसा सोच लेते हो? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। यानी मैं तो इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी 2-3 साल में आगे की क्लास में चला जाऊंगा। तुम तो पढ़ाई ही करते नहीं हो, हमेशा खेलते रहते हो, तो तुमको आगे की क्लास में जाने के लिए तुमको उम्र भर लग जाएंगी। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। अगर तुमको ऐसी ही उम्र गंवानी है तो अच्छा है, बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम घर चले जाओ और वहीं पर गिल्ली डंडा खेलते रहो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? यहाँ रहकर तुम दादा की यानी पिताजी की गाड़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई तुम क्यों बर्बाद करते हो? वो गाँव क्यों नहीं चले जाते? इस प्रकार से वो बोलते हैं। ठीक है, इसका आगे का पार्ट हम बाद में देखेंगे फिर।